हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज पहुंचा रहे हैं आप तक चंडीगढ़ से। आज से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। आज आगाज हो जाएगा इस सत्र का। दोपहर 2 बजे शुरू होगी सदन की कार्रवाई। राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र शुरू होगा। बड़ी खबर चंडीगढ़ से पहुंचा रहे। बजट सत्र के दौरान सदन में हंगामे के पूरे आसार हैं, इससे बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। विपक्ष जोरदार भूमिका, हंगामेदार भूमिका निभाने के पूरे मूड में नजर आ रहा है। कांग्रेस ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। बाकायदा कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाकर यह रणनीति बनाई गई है। एक लंबे अरसे से इसकी तैयारियों में कांग्रेस जुटी हुई थी। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए बार बार कांग्रेस कह रही है कि इस सत्र में हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे और सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। सत्र से पहले होगी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक। बीएसई की बैठक में तमाम वो फैसले ले जाएंगे कि सत्र की अवधि कितनी होगी और कब किन बिलों को लेकर आया जाएगा, कौन कौन से अहम बिल हैं। डिप्टी सीएम और संसदीय कार्य मंत्री भी हिस्सा लेंगे। बीएसई की बैठक में सत्र को लेकर आखिरी फैसला लिया जाएगा। ये अवधि क्या होगी सत्र की, ये फैसला बीएसई की बैठक में, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में होगा। सत्र के दौरान कोविड नियमों का पालन अनिवार्य है। आज से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर आपको बताएं कि दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। ये पिछले सत्र में जो हंगामा बरपा था उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इससे कम हंगामा नहीं होने वाला है इस बार, चूंकि विपक्ष पूरे मूड में है। इस वक्त विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना रखी है। किसानों के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने जा रहा है। साथ ही अविश्वास प्रस्ताव किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस लेकर आ रही है। कांग्रेस ने कहा है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है और हरियाणा की आवाम को भी ये पता चलना चाहिए कि किसानों के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर कौन उनके साथ है और कौन नहीं। जेजेपी और निर्दलीय विधायकों से आह्वान किया है कि मौका है, आप सरकार को आईना दिखाएं। आइए जरा ग्राफिक्स के जरिए एक सरसरी निगाह दौड़ाते हैं कि कांग्रेस कौन कौन से मुद्दे आज सत्र के दरमियान उठा सकती है। सत्र में कांग्रेस के क्या मुद्दे रहेंगे? किसान आंदोलन, महंगाई, कानून व्यवस्था, शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, स्पोर्ट्स पॉलिसी, किसान आंदोलन, एक बार फिर बता रहे हैं, महंगाई, कानून व्यवस्था, शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, साथ ही स्पोर्ट्स पॉलिसी के मुद्दे पर कांग्रेस आज अपनी बात रखना चाहेगी सत्र के दरमियान, पूरे सत्र के दरमियान। आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ये बजट सत्र शुरू होगा। उसके बाद देखने लायक होगा कांग्रेस की भूमिका जो है उस सदन के भीतर देखने लायक होगी, क्योंकि पूरी तैयारी के साथ पूरे फॉर्म में नजर आ रही है इस वक्त कांग्रेस सरकार को चौतरफा घेरने के लिए। इन ग्राफिक्स के जरिए मुद्दों पर एक बार फिर एक सरसरी निगाह दौड़ाइए और देखिए कि तमाम बड़े मुद्दे सरकार के सामने रखेगी कांग्रेस सदन के पटल पर और इन पर जवाब चाहेगी, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो रजिस्ट्री घोटाला हो, चाहे पेपर लीक का मामला हो, भ्रष्टाचार का ही मुद्दा क्यों ना हो, या स्पोर्ट्स पॉलिसी जिसे लेकर पैरालंपिक खिलाड़ी भी कुछ नाराज दिख रहे हैं सरकार से। अनिल गोयल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरके आर्या साहब भी हमारे साथ, आप अर्थशास्त्री हैं। मैं आप दोनों का स्वागत करती हूं एक बार फिर से हरियाणा न्यूज पर। अनिल गोयल, आपके पास मैं पहले आना चाहूंगी।
विपक्ष इस बार पूरी तैयारी में है। आपने देखा कि कांग्रेस विधायक दल की एक बैठक भी हुई और उन्होंने पूरा मन बना लिया है आपको चौतरफा घेरने के लिए। क्या तैयारी है सरकार की? अनामिका जी, विपक्ष का तो काम है और तैयारी करना, विरोध करना, और वो अपना काम कर रहे हैं। सरकार का काम है हरियाणा के हित में हरियाणा को डेवलपमेंट करना। सरकार अपना काम कर रही है और निश्चित तौर पर इन दिनों में जो हरियाणा के अंदर हरियाणा ने डेवलपमेंट करी है और कोविड काल होते हुए भी इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी, चाहे कोविड को कंट्रोल रखने का मामला हो या हरियाणा के विकास का मामला हो, उस सबके अंदर हरियाणा सरकार आगे रही है। और चाहे गरीबों को मकान बनाने का मामला हो, उनको अधिक से अधिक फायदा देने का मामला हो, चाहे पेंशन का मामला, हर मामले में सरकार ने काम करा है, अंतिम व्यक्ति तक काम करा है। लेकिन विपक्ष का काम विरोध करना है। मैं तो विपक्ष से एक बात जरूर निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से, सकारात्मक विरोध जरूर होना चाहिए, लेकिन अच्छे कामों की भी तारीफ होनी चाहिए, तभी जनता आपकी बातों पर विश्वास करेगी। आपको ऐसा क्यों लगता है अनिल गोयल कि सकारात्मक सही बात का भी विरोध करें? सकारात्मक विरोध नहीं होगा विपक्ष की तरफ से, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? इसलिए लग रहा है, हाँ। आपने देखा होगा कि चाहे देश की सुरक्षा के लिए हम राफेल खरीदते हैं, कांग्रेस उसका विरोध करती है। एयर स्ट्राइक करते हैं, कांग्रेस प्रूफ मांगती है। चीन के में हमारे सैनिक मोर्चे पर खड़े होते हैं, इसके लिए प्रूफ मांगते हैं। मतलब कहने का ये है कि देश हित के अंदर हरियाणा, इन तीनों मुद्दे को छोड़ दीजिए, आज हरियाणा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है सर, तो हरियाणा के मुद्दों को ही उठाने के मूड में है विपक्ष और उन्होंने गिनाया है। वो महंगाई पर आपसे बात करना चाहते हैं, वो शराब घोटाले पर आपसे बात करना चाहते हैं, वो रजिस्ट्री घोटाले पर आपसे बात करना चाहते हैं, वो किसान आंदोलन पर आपसे बात करना चाहते हैं, पेपर लीक पर, स्पोर्ट्स पॉलिसी पर, भ्रष्टाचार पर, कानून व्यवस्था पर। तो प्रदेश के मुद्दों को लेकर सवाल पूछना, इसमें गलत क्या है? आपका फर्ज है जवाब देना, और विपक्ष का काम केवल विरोध करना ही नहीं है, सवाल पूछना भी है। आपका फर्ज है जवाब देना। बिल्कुल बिल्कुल जवाब देना हमारा फर्ज है, हम जवाब देंगे। आप चाहे महंगाई के उसमें भी मान लो, तो आज का जो एमएसपी है, जो हम किसानों को एमएसपी दे रहे हैं, वो हरियाणा के अंदर भी दे रहे हैं। एमएसपी दे रहे हैं, वो हरियाणा के अंदर भी दे रहे हैं। उसमें एमएसपी में के बाद भी महंगाई कंट्रोल है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2010 में, 2011 में या 2010 में इनका जो एमएसपी रेट था, 2010 में गेहूं को ये 10 रुपए 80 पैसे क्विंटल किलो खरीदते थे, और आटा भी जब 20 रुपए बिकता था। आज हम एमएसपी 19 रुपए 75 पैसे, यानी 20 रुपए की एमएसपी दे रहे हैं। आटा आज भी 22 रुपए किलो बेच रहे हैं। आप ये देखें, महंगाई पर भी कंट्रोल है, किसानों को रेट भी दुगने दे रहे हैं। कहाँ महंगाई पर कंट्रोल है सर? कहाँ महंगाई पर कंट्रोल है? कैसी बात कर रहे हैं सर? बाजार में नहीं जाते क्या आप? पेट्रोल पंप पर नहीं जाते क्या आप? बाजार में नहीं जाते क्या? आपके घर में गैस सिलेंडर नहीं आता रसोई गैस के लिए सर? क्या बात कर रहे हैं सर? कैसी बात कर रहे हैं सर? अनामिका जी, बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। हाँ। एक एक चीज पे मैं डिस्कशन करता रहा हूँ ना। आज आटा 22 रुपए किलो मैं बता रहा हूँ, लेकिन गेहूं हम 19 रुपए 75 पैसा खरीद रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि किसानों को अधिक कीमत दे करके भी हमने महंगाई पर कंट्रोल करा है। अगर आप पेट्रोल की बात करते हैं, तो कांग्रेस के शासन में पेट्रोल जो है प्रत्येक 7 साल के अंदर, सर कांग्रेस के शासन में क्या था नहीं जानना है। जो भी चीजें थी सर, जो भी चीजें थी जो हमें स्वीकार्य नहीं थी, तभी तो आपको चुना ना। आपके शासन में क्या है, आप उसकी बात कीजिए। आप मुझे छोड़िए, ये बताइए, वो कांग्रेस को आप जवाब दीजिएगा। नहीं नहीं, ये सदन के भीतर भी हमें दिखेगा। आप मुझे बताइए कि इस बजट सत्र में आप किस किस सेक्टर के लिए क्या खास लेकर आने जा रहे हैं? मिलेगी सौगातें सबको? अनामिका जी मेरे से पूछ रहे हैं बजट में क्या खास लेकर आ रहे हैं आप लोग? अनामिका जी देखो, ये बजट में जो भी खास आएगा वो सबको बजट में पेश होगा, सबको पता लग जाएगी। टाइम से पहले बजट नहीं खोला जा सकता कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। निश्चित तौर पर बजट में जो भी कुछ सौगात आएंगी वो पटल पर आएंगे, उसके बाद में बाहर निकलती है। पहले बाहर निकलना ठीक भी नहीं है, बाहर लीक करने के लिए नहीं कह रही सर, मैं आपको बजट लीक करने के लिए नहीं कह रही सर। मैं आपसे बस ये जानना चाह रही हूँ, कोई खास तोहफा आप देंगे क्या? और ये भी नहीं बता सकते तो बजट की थीम ही बता दीजिए कि क्या थीम है आपके बजट का।
अनामिका जी, मैं तो सिर्फ एक ही बताऊंगा कि हमारी जो भी थीम है वो हरियाणा हित में है, हरियाणा के लोगों के हित में है, हरियाणा के किसानों चलिए के बेहतर हित है। में। आर के आर्य साहब भी और हैं, निश्चित तौर पर अर्थशास्त्री है जब हमारे बजट साथ। सामने आएगा तो आर्य आपको साहब ये मैं आपके पास लौट रही हूँ, क्या उम्मीद करें, उम्मीदों वाला बजट होगा ये? आपका मैं पहले वो महंगाई वाला जवाब दे देता हूँ जो हाँ। कि पहले सज्जन ने कहा है कि जब यूपीए 10 रुपए खरीदती थी तो 22 रुपए बिकता था। आज की डेट पे 22 रुपए वाला वही है जो राशन पे 4 पे रिजेक्ट हो जाता है, वो 22 रुपए पे बिकता है। मेरे ख्याल से गोयल साहब भी 35 रुपए से कम वाला खाएंगे तो मुझे लगता है कि कोई भी सीरियस बीमारी हो सकती है, इसलिए महंगाई को ये कर नहीं, वो खाते नहीं है ना, वो खाते नहीं है। हाँ। तो और दूसरा ये है कि ये जो डीजल और ऑयल के प्राइसेस है, ये बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर और हरियाणा दोनों की खामियों की वजह से बढ़े हुए हैं, क्योंकि पिछले दिनों से जो ग्रोथ रेट था वो 8.2% से 4% के आसपास हो गया। तो इकोनॉमी क्या है कि 8 लाख करोड़ के आसपास ऑल इंडिया लेवल पर लूज कर रही है, जिस पे सारी बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट यस सर कह रही है, परंतु स्टेट उसको सेंटर जो है अच्छी तरह से उसको डुबोने के चक्कर में है, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन में 2% जीडीपी निकल गया और जब जीएसटी इंप्लीमेंट किया आज भी 3 लाख करोड़ रुपए कम कलेक्ट होता है जीएसटी से। और इसके अलावा जो कॉर्पोरेट टैक्स 1,45,000 करोड़ दे दिए जो रिच कम्युनिटी को, उसका जो असर है वो बीजेपी गवर्नमेंट पर पड़ेगा हरियाणा की, और पड़ना चाहिए। रीजन ये है कि ये यस सर सरकार है, जो सेंटर कर रहा है तो ठीक है, तो इसीलिए ये जो करप्शन के चार्जेस आ रहे हैं ये बिल्कुल ठीक प्रूव होने चाहिए, क्योंकि मैं टोटल इकोनॉमिक व्यू लूंगा, मैं पार्शियल व्यू नहीं ले सकता। बिल्कुल। अब जहां तक रही बजट की बात आपकी, क्योंकि पिछली बार इन्होंने 28% एजुकेशन पे बढ़ाया था और करीब 25-24% हेल्थ पर बढ़ाया था अपग्रेड करने का, तो ये दोनों सेक्टर्स है, इस पर काम करने की जरूरत है। सरकार का क्या हो गया है कि हरियाणा सरकार में प्राइवेट जो स्कूल्स है वो भी भरमार से खुलते चले जा रहे हैं, उनको भी लैंड कहां से मिल रही है, और जो सरकारी स्कूल है इस गवर्नमेंट के दौरान में वो खाली पड़े हैं। जहां पर 1,500 स्टूडेंट पढ़ते थे, बिलीव कर लेना मैं जाता रहता हूं, उसमें केवल 150 या 200 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। इसीलिए वो लैंड जो है प्रो रिच को देकर और जो अपने स्कूल्स है उसको दिखावे के लिए बजट उसके ऊपर चला जा रहा है, और जो प्रेशियस लैंड है वो चली जा रही है। दूसरा ये है कि आज तक जो रोहतक मेडिकल कॉलेज है उसमें पूरी फैसिलिटीज आज तक नहीं हो पा रही, और जो कल्पना मेडिकल कॉलेज करनाल देखा है उसका सिविल हॉस्पिटल जो भिवानी में था उससे भी साइज छोटा है। आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हो? जब तक आप टर्शरी लेवल पर सुपर स्पेशलाइजेशन नहीं शुरू करेंगे तब तक आपकी प्रो रिच पॉलिसी होगी। अभी आप फरीदाबाद में भी देख लीजिए, ये आपके नेक्स्ट उसके आगे है, उसके अंदर एक अमृता को इन्होंने लैंड दी है, कम से कम वो लैंड की लंबाई ही 1.5 किलोमीटर होगी, चौड़ाई तो कितनी होगी, वो 3,000 बेड का है, और देखने को तो ठीक है, परंतु यहाँ पर क्या आप विश्वास दिलवाएंगे गरीबों को कि आप उनका इंश्योरेंस कर देंगे और वो देते रहेंगे? अब ये कहेंगे कि आयुष्मान भारत पे हम 5 लाख रुपए दे रहे हैं, अब उसमें देख लीजिए कवरेज कितनी है, 10 करोड़ फैमिलीज को देना था, उस पे कवरेज अगर आप देखेंगे तो अभी तक कुछ लाख कवर हुए हैं कि 5 लाख रुपए का आप इंश्योरेंस कर रहे हैं। तीसरी बात जो इंडस्ट्रीज की है, इंडस्ट्रीज जहां कहीं पे कांग्रेस गवर्नमेंट ने छोड़ी थी वहीं की वहीं रुकी हुई है, क्योंकि अभी तक जो रिटेल मैनेजमेंट और वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक में इन्वेस्टमेंट आनी थी वो अभी नहीं आई, क्योंकि सिर्फ ये है कि हाउस जो आपने जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी थी इंफ्रास्ट्रक्चर वो तो रेडी है, परंतु प्राइवेट इन्वेस्टर जब आएंगे, जब आप उनको एश्योर करेंगे कि आप टैक्स इंसेंटिव देंगे बिल्कुल, और आप उनका जो लॉस होगा उसको कवर करेंगे, वो शायद हिम्मत नहीं हो पाएगी। इसी कारण आपने देखा होगा कि अगर रिजेंटमेंट ना हो जाए लोकल लोगों में, 75% रिजर्वेशन इन्होंने कर दी है लोकल लोगों के लिए। इसका मतलब क्या है कि मेरिट यहाँ पर हरियाणा में नहीं आ पाएगी, जो यहीं के होंगे यहीं के होंगे। इसका सीधा मतलब है कि इंडस्ट्रीज अब नहीं आएंगी, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट बेवकूफ यूं नहीं है
कि सिर्फ उसको हरियाणा के ही लोग चाहिए, ना उसको कर्नाटका के चाहिए, ना आंध्र प्रदेश के, ना गुजरात के, ना महाराष्ट्र के, सिर्फ हरियाणा के, चाहे उनका कोई भी लेवल हो। मैं ये नहीं कहता कि हरियाणा के स्टूडेंट्स का लेवल ठीक नहीं है, परंतु ये ओपन पॉलिसी होनी चाहिए रिक्रूटमेंट के लिए। तो उन कारणों से ये जो इकोनॉमी है जरूर हरियाणा की 8% से ग्रो जरूर करती है, परंतु वो टिप टॉप होती है क्योंकि उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट बड़ा होता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो वैल्यू एडिशन है वो बिल्कुल नहीं हो रही, स्किल फॉर्मेशन नहीं हो रहा, हेल्थ का स्टेटस उतना बढ़िया नहीं है, एजुकेशन का स्टैंडर्ड नहीं है। तो इसीलिए दो गवर्नमेंट्स को मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक इकोनॉमी के अंदर अपराइज नहीं होगा, जब तक उसकी चार्मिंग नहीं बढ़ेगी, जब तक उसके अंदर अट्रैक्शन नहीं आएगी, जब तक वीमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़िया नहीं होगा और बढ़िया यूनिवर्सिटीज, बढ़िया कॉलेज, बढ़िया स्कूल नहीं होंगे, तो अगर आप ये कहें कि सिर्फ 8% का ग्रोथ रेट आ रहा है और करप्शन ओपन नहीं है, और ये जो स्टैंप ड्यूटी में आपको रजिस्ट्री में करप्शन है, ये आप किसी भी कोर्ट में चले जाइएगा, सर्कल रेट जरूर लग रहा होगा उसके ऊपर, परंतु क्या गवर्नमेंट को ये पावर नहीं है कि 3-3 महीने के बाद उसको रिवाइज कर दे सर्कल रेट को? साल 2-2 साल, 3-3 साल बाद क्या मतलब है? क्योंकि वो करप्शन का अड्डा बनता है और जो समरायदार लोग हैं उनका ठीक चल रहा है हिसाब किताब, और नीचे तबके के लोग वहीं रुके हुए हैं कि उनको हम अफोर्डेबल हाउसिंग दे रहे हैं, सेंटर भी ये कह रहा है, स्टेट भी दे रहा है। तो कम से कम स्लम की गिनती देखिए इन 6 सालों के अंदर। स्लम के अंदर इस टाइम हरियाणा की पॉपुलेशन 30% स्लम में है। अगर फरीदाबाद में आएंगे तो 60% पीपल आर लिविंग इन स्लम। डबुआ कॉलोनी, जवाहर कॉलोनी, सारन, मजेसर, ये सारे स्लम्स हैं। आप जरा गर्मियों और सर्दियों में इनकी रहने की हालत देख लीजिएगा। चलिए जवाब ले लूं जरा मैं। बहुत बहुत बड़ी बातें हो गई, लंबी बात हो गई। अनिल जी एक एक करके जवाब दे दीजिए। आपकी महंगाई से लेकर स्लम तक का जिक्र किया आर्य साहब ने। आर्य साहब ने जो भी कहा है अपने आधार पर, तथ्यों के आधार पर कहा है, लेकिन बिल्कुल तथ्यों के आधार पर ही कहा है। चलिए आवाज कट गई इनकी। आर्य, एक बार फिर मैं आपके पास आ रही हूं। क्या ऐसी कोशिश हो सकती है कि कम से कम फौरी राहत एटलीस्ट महंगाई को लेकर मिले? और स्कूलों का भी आपने जिक्र किया, बहुत बहुत खूबसूरती के साथ आपने समझाया विस्तार से। स्टूडेंट्स ये चाहते हैं, हम अपना कैमरा लेके घूम रहे थे छात्रों के बीच में, वो ये चाहते हैं कि जो भी बजट आए उसका 10% कम से कम एजुकेशन पर दिया जाए, वो भी सरकारी संस्थानों के लिए। तो क्या ये पॉसिबल है अभी जिस सिचुएशन में सरकार है, जो राजस्व सरकार के पास है, उसे देखते हुए? राजस्व तो 1,42,000 करोड़ का बजट था। मुझे लगता है कि 80,000-90,000 करोड़ खर्च हुआ होगा, क्योंकि 9-10 हजार करोड़ तो जीएसटी के सेंटर से भी नहीं मिले हैं और 5,000 करोड़ का इन्होंने आरबीआई से लोन लिया है। तो हो सकता है कि 1,50,000 करोड़ का बजट हो, उसके अंदर कोई ये बड़ी बात नहीं है कि 10% का इंक्रीज हो सकता है एजुकेशन में। परंतु आप एक चीज को देखिए, जो इनइक्वालिटी है हरियाणा में बहुत बड़ी हुई है। वो इसलिए बड़ी है कि जो एजुकेशन का एंडाउमेंट है, एजुकेशन को प्रोवाइड करना है, वो बराबर नहीं है। शेड्यूल्ड कास्ट को एक सब स्टैंडर्ड एजुकेशन मिलती है। लो इनकम ग्रुप के जो बिहार और यूपी और माइग्रेंट्स लोग रह रहे हैं, उनके लिए एजुकेशन की कोई व्यवस्था, क्या माइग्रेशन रुक थोड़ी सकती है? जो कंट्री, जो स्टेट प्रोस्परस होती है, वहां पे माइग्रेशन जरूर होती है। इसलिए जो प्राइमरी एजुकेशन के सेंटर्स हैं उनको करना होगा। परंतु ये वाली सरकार जो है, इसके अंडर में ब्यूरोक्रेसी ठीक काम नहीं करती है। इसीलिए जो हायर एजुकेशन के सेक्रेटरीज वगैरह है, उनका जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स पे कंट्रोल उतना ज्यादा नहीं है, जिससे क्वालिटी खराब होती है। इसीलिए क्वालिटी को एनफोर्स करने के लिए जो टीचर्स का स्टैंडर्ड है वो बढ़ाना पड़ेगा कहीं ना कहीं पर, और जो व्यवस्था उसके अंदर प्री एजुकेशन की है या फिर यूनिफॉर्म की है या बुक्स एंड स्टेशनरी की है, उस पर करने की जरूरत है। बानिस्बत बिल्डिंग्स में आपको, आप फरीदाबाद में आइए, मैं अपने आसपास में 4 बिल्डिंग दिखाऊंगा जो सर्व शिक्षा अभियान पे बनी थी। वो कोड़ी कॉलोनी में है, 45 सेक्टर में है। इस तरह से सभी सेक्टर्स में जो बिल्डिंग्स है वो हुड्डा ने बना तो दी थी हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में, परंतु वो आज तक
कभी भी चली नहीं है। चलिए वो एक गलती हो करके रही है। जवाब ले लेते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा, फिर अनिल गोयल के लिए आसान हो जाएगा कि एक दो मुद्दे पर ही बोलकर कहीं वो शांत ना हो जाए। मुस्कुरा रहे अनिल जी, बोलिए जवाब सर। अनामिका जी, अभी मेरे भाई कह रहे हैं हाँ। हमारे हरियाणा सरकार ने पहली बार एक ऐसी सरकार है जिसने परिवार की सर एक इनकम को सेकंड के जोड़ा, लिए यानी रोकूंगी, किसी एक भी गुजारिश परिवार है की हमारी इनकम पीसीआर टीम से 1 कि आप लाख से कम कांग्रेस होगी तो प्रवक्ता को भी सरकार जोड़े, उसको- आप कांग्रेस प्रवक्ता को भी जोड़े। बोलिए अनिल जी। अभी हमारा हरियाणा सरकार ने हर गरीब परिवार को इनकम 1 लाख से कम ना हो, ज्यादा हो, उसको बाकी किसी सपोर्ट करके उसको करी जाए, और ये योजना शुरू करी है 1 लाख से 1.5 लाख तक के लिए भी। और हम प्रतिवर्ष 10 लाख लोगों को, परिवारों को उससे जोड़ रहे हैं, उससे मदद पहुंचा रहे हैं। इसी तरीके से जो आवास योजना के तहत जो गरीब लोग हैं उनको मकान बनाने के लिए, उनको रिपेयर करने के लिए पूरी तरीके से धन मुहैया कराया जा रहा है। 50,000 से अब 80,000 रुपए कर दिया है। और जो नया मकान बनाना चाहता है उनको भी 2,60,67,000 की दीनदयाल आवास योजना के तहत हम उनको आवास की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। और निश्चित तौर पर जहां स्कूलों का मामला है, मैं बिल्कुल ये अपने बात कह रहे हैं, लेकिन स्कूलों में भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार अच्छा काम कर रही है। पूरी कोशिश है कि इसको और बढ़िया से बढ़िया करा जाए, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे सड़क का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो। हर मामले में सरकार आगे बढ़ रही है, हर मामले में सरकार काम कर रही है। और निश्चित तौर पर आप ये जो अभी हरियाणा हमारी सरकार आई है, इससे पहले की जो सरकारें, अगर वो व्यवस्थाएं पूरी खराब हो तो निश्चित पर उसको ठीक होने के लिए समय लगता है। रातों रात के अंदर जादू की छड़ी के हिसाब से एकदम चीज ठीक नहीं होती। आप ये बताओ पहले मुकाबले पर कितनी प्रोग्रेस है, पहले मुकाबले में कितना अच्छा हो रहा है। दूसरी बार मौका दिया, आप तो 3 इंजन के साथ हैं आप सरकार में। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्षणभंगुर हम आपसे प्रतिक्रिया नहीं ले रहे हैं, क्षणिक प्रतिक्रिया नहीं है सर, आप दूसरी दफा सत्तासीन हैं। अनामिका जी बिल्कुल सत्तासीन है दूसरी दफा है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जब से हमारी सरकार है, पिछली सरकार के मुकाबले पर कितना डेवलपमेंट हुआ है। हर क्षेत्र में हमारी सरकार ने डेवलपमेंट करी है, चाहे ट्रांसपोर्ट का मामला हो, चाहे खेती में जल पानी पहुंचाने का मामला हो, चाहे मेट्रो चलाने का मामला हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में सरकार ने डेवलपमेंट करी है, और हर क्षेत्र में सरकार ने डेवलपमेंट करके हरियाणी जनता ने उसको माना है, तभी हरियाणी जनता ने दूसरी बार हमको सत्ता दी है। सर पेपर लीक, वो हमारे काम से संतुष्ट है। शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला पर बोलेंगे कुछ? पेपर लीक, शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, मैं एक बात नहीं, जो चीजें आप कह रहे हैं हमारा सब पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश है, बराबर कंट्रोल कर रहे हैं। ये पेपर लीक तो मेरे ख्याल में बहुत लंबे समय से बहुत होते आए, लेकिन फिर भी हमारी पूरी कोशिश है, तो क्या ठीक हम एक एक चीज पर एक्शन लेते हैं, एक एक चीज पर कार्रवाई होते आए तो ठीक है सर, ये क्या जवाब? मैं ये नहीं कह रहा होता है, मैं ये नहीं करा, मैं कह रहा हूँ हम एक एक चीज पर एक्शन लेते हैं, एक एक चीज को पूरी तरीके से रोकने की कोशिश करते हैं। ये हुआ ना, हमारी तरफ से कांग्रेस के सवाल है सर, ये कांग्रेस के सवाल है। चले मैं आ रही हूँ आपके पास लौट के, हमारे संवाददाता राकेश गुप्ता जुड़े हैं और भी ज्यादा बेहतर जानकारी के लिए। राकेश, कांग्रेस किस तरह से प्रदर्शन करते हुए सदन पहुंचने वाली है, कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, और बजट को लेकर कांग्रेस को जवाब देने के लिए सरकार की तैयारियां? देखिए बिल्कुल, जो 2 बजे विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो कांग्रेस ने प्लान किया है कि 1:30 बजे वे हाईकोर्ट चौक से विधानसभा तक रोष प्रदर्शन करेंगे और हाथों में जो है किसानों के मामले पर सरकार का विरोध करते हुए वे आएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जो कांग्रेस विधायक हैं वो प्रदर्शन करेंगे, पैदल मार्च करेंगे, और इस दौरान हाथों में तख्तियां लिए हुए होंगे। वो अलग तरह से, क्योंकि ये हमने हरियाणा न्यूज के दर्शकों को बहुत पहले बताया था कि जो कांग्रेस है विधानसभा में अलग ढंग से प्रवेश करेगी, सामान्य रूप से प्रवेश नहीं होगा ये, और एक जो है अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए जा रहे हैं। कई मुद्दे हैं उनके, हाथों में तख्ती हुए ये लोग आएंगे। और जैसा आपने कहा कि क्या तैयारियां हैं, कांग्रेस ने कल ही अपने विधायक दल की बैठक की है। विधायक दल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ कहा है कि जो एक तो कांग्रेस जो है अविश्वास प्रस्ताव लाएगी, इसके अलावा किसानों का जो मुद्दा है वो उठाए जाएंगे, बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था की बात है, स्पोर्ट्स पॉलिसी की बात है, और इसके साथ साथ महिलाओं के प्रति अपराध की बात है। कई तरह के इश्यूज जो हैं, भले वो SIT की रिपोर्ट जो जहरीली शराब से 47 लोग मरे थे उसको लेकर बात है, वो सब जो हैं विधानसभा में उठाने जा रहे हैं।
हालांकि प्राइवेट मेंबर बिल एक जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया था एपीएमसी एक्ट को लेकर, वो नामंजूर हो चुका है। इस पर भी हल्ला होगा। और आप जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव जो कांग्रेस ला रही है वो आज ही राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन में रखा जाएगा, स्पीकर को दिया जाएगा, क्योंकि 18 विधायकों की इस पर हस्ताक्षर की जरूरत होती है और उसके बाद स्पीकर की मंजूरी से ही अविश्वास प्रस्ताव जो है सदन में चर्चा के लिए लाया जाता है। तो आज की कार्रवाई में महत्वपूर्ण बात यह भी रहेगी कि इनेलो का इस सत्र में जो कोई भी सदस्य मौजूद नहीं रहेगा। और इसके साथ साथ जब ऐसे जो सरकार की तैयारियों की पूछी है, 12 बजे भाजपा विधायक दल ने की बैठक होनी है और इस बैठक में जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी रणनीति साफ की है उसे कैसे कॉम्बैट करना है, बीजेपी भी पूरी अपनी रणनीति बनाएगी। और जो सरकार की उपलब्धियां हैं उसको लेकर जो है भाजपा विधायक पूरी तरह से डिफेंसिव कहें या फिर ऑफेंसिव कहेगी कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस के ऑफेंसिव रहने की बात है तो बचाव में भाजपा के विधायकों को आना होगा। तो कुल मिलाकर स्थिति जो है पहले दिन ही हंगामेदार रहने की आसार है, क्योंकि प्राइवेट बिल को लेकर भी आज जो है कांग्रेस के लोग शोर शराबा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि भाजपा विधायक दल की बैठक होनी है और उस बैठक में अभी एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूं कि जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उसकी मीटिंग शुरू हो चुकी है। आप जानते हैं कि अब तक के भेजे सरकार के टेंटेटिव कार्यक्रम के मुताबिक 5 मार्च यानी कि आज से सत्र शुरू होकर 16 मार्च तक चलेगा। 5 छुट्टियां बीच में आती हैं, लेकिन पूरी संभावना है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सत्र की अवधि बढ़ाई जाए, क्योंकि अमूमन जो हम अनुभव से कह सकते हैं कि पिछले सत्रों के दौरान ऐसा ही होता है। और जब ये क्योंकि एक टेंटेटिव कार्यक्रम है, जब लोग मांग करते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में तो ये सत्र की अवधि बढ़ा दी जाती है। उम्मीद ये है सूत्रों के मुताबिक कि 2 दिन तक जो है अवधि बढ़ाई जा सकती है सत्र की। बाकी अंतिम फैसला क्योंकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक चल रही है उसमें होगा। और जो अभी तक का तय कार्यक्रम है उसके मुताबिक 10 मार्च को बजट पेश किया जाना है। और इसके साथ एक और मैं अलग से बताऊं कि आपको कि पूरी कोविड के चलते पूरी डिस्टेंसिंग के साथ सदन लगेगा और जो भी इस समय इस दफा भी कोई दर्शक जो है दर्शक दीर्घा यहाँ पर नहीं रहेगी, ना ही मीडिया गैलरी यहाँ पर होगी। जी ठीक है, बीएससी की बैठक चल रही है आप बता रहे हैं, और ये सत्र कितना लंबा होगा इस पर आज मुहर लग जाएगी। कौन कौन शामिल है इस बैठक में? इस बैठक में देखिए मुख्यमंत्री रहते हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहते हैं, संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर रहेंगे, उप मुख्यमंत्री रहेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे। तो इनके साथ क्योंकि ये एक मिली जुली कमेटी होती है और सभी दलों के सदस्यों को प्रतिनिधित्व रहता है इस बैठक में, तो ये लोग इस बैठक में हैं। जी। क्या कांग्रेस के किसी भी नेता से या हुड्डा साहब से आपकी ऐसी कोई बात हुई कि 5 छुट्टियां हैं अभी तक? हालांकि फाइनल जो अवधि होगी सत्र की वो बीएससी की बैठक के बाद पता चलेगी, लेकिन अभी तक जो 5 छुट्टियों का जिक्र है, पूरी टोटल जो अवधि बताई गई है बीएससी की बैठक से पहले, उस पर आपत्ति है कांग्रेस विधायकों को? देखिए 5 छुट्टी इस तरह से है, शनि इतवार 2 वीकेंड आते हैं और एक शिवरात्रि की छुट्टी है। नहीं, आपत्ति से मेरा मतलब राकेश ये है सत्र की अवधि कि 5 छुट्टियों से मुद्दे उठाने का उतना समय नहीं मिल पाएगा जितने मुद्दे लेकर कांग्रेस आ रही है। तो क्या इसे लेकर आपत्ति जताई है या जता रहे होंगे क्या हुड्डा साहब अभी बीएससी की बैठक में कि आप अवधि बढ़ाइए, ये कम है? हाँ बिल्कुल, कल विधायक दल की जब बैठक हुई थी हुड्डा साहब ने सत्र की कम अवधि को लेकर कल भी जो है आपत्ति दर्ज करवाई थी और उन्होंने कहा भी था कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में वे मांग करेंगे कि सत्र की अवधि बढ़ाई जाए, क्योंकि जैसा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग चल रही है और मीटिंग में तय होगा कि ये सत्र जो है कितना लंबा चलेगा। कांग्रेस जो है पहले से ही इस बात के लिए आपत्ति दर्ज करवा रही है कि सत्र की अवधि काफी कम है। देखने में भले ही ये 11 दिन लगते हैं, लेकिन 5 छुट्टियों के बाद मात्र 6 दिन बचते हैं। आज राज्यपाल का अभिभाषण होगा, कल और परसों यानी कि शनि इतवार फिर छुट्टी है, सोम मंगलवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी और मुख्यमंत्री का जवाब आएगा, फिर बुधवार को बजट पेश किया जाना है। तो आप खुद देखिए कि एकदम बहुत टाइट शेड्यूल है, क्योंकि आमतौर पर 3 दिन बजट पर बहस होती है और लंबा विषय है, अविश्वास प्रस्ताव भी आना है, एक दिन मानकर चलें कि इस पर भी लगेगा। तो अवधि बढ़ाया जाना तय है ऐसा सूत्रों का कहना है, लेकिन टेंटेटिव कार्यक्रम अभी तक जो है वो यही है जो जैसा मैंने बताया। और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में फाइनल होगा कि कितना सत्र की अवधि बढ़ाई जा सकती है, बढ़ाएगी।
चलिए अपडेट्स के लिए लौट कर आती रहूंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया, बीच में जो भी अपडेट हो आप जरूर पहुंचाएं हम तक। फिलहाल धन्यवाद आपका। मैं लौट रही हूँ। अनिल आर्य साहब, बहुत ज्यादा होमवर्क करने की जरूरत थी, किया आप लोगों ने। इस दफा तो बहुत ज्यादा मुद्दे हैं आपके सामने। जो चीजें आप लेकर आएंगे उस पर तो हमारी नजर रहेगी ही, लेकिन जो कांग्रेस लेकर आएगी उस पर भी प्रदेश बहुत टकटकी लगाए बैठा है। अनिल गोयल, आपसे सवाल है। हाँ बताओ अनामिका जी। सर कहाँ खो गए? कांग्रेस के सवाल जहन में घूम रहे हैं क्या? नहीं, क्या कह रहे थे आप, बताओ। सॉरी सर, मैं ये कह रही हूँ कि तैयारियां आपकी तमाम होनी ही चाहिए, चूंकि आप बजट लेकर आने जा रहे हैं। ठीक, कांग्रेस के पास गिनाने के लिए इतने मुद्दे हैं जिन पर वो बहस करना चाहती है कि आपका क्या जवाब रहेगा। ये प्रदेश टकटकी लगाए बैठा है इस पर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, बहुत बात कर लिया, हालांकि कोई संतोषजनक जवाब मिला नहीं सर आपकी तरफ से, महंगाई पर भी या आपने स्टूडेंट्स का जो बात की। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव से सरकार को डर लगता है? नहीं, हमको अविश्वास प्रस्ताव से डर नहीं लगता। निश्चित तौर पर हम अविश्वास प्रस्ताव वहां पर गिरेगा और विपक्ष अपना काम है वो करेगा। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि जेजेपी के विधायक, निर्दलीय विधायक और खुद बीजेपी के विधायक किसानों के मुद्दे पर बीजेपी से नाराज हैं। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव लाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था और सरकार को आईना दिख जाएगा। नहीं, मुंगेरी लाल के सपने देखना कोई बुराई नहीं है। आप अगर मुंगेरी लाल के सपने देखें या सरकार गिराने की कोशिश करें, अपनी सरकारें बचा लें। इनकी सरकारें लगातार जगह जगह पर गिर रही हैं। ये अपनी सरकारों को बचा नहीं पा रहे हैं। और एक अच्छी खासी चलती हुई सरकार को अगर गिराने की साजिश करते हैं तो जनता, हरियाणा की जनता इसको देखेगी। और निश्चित तौर पर हमारी सरकार को किसी किस्म का कोई भी खतरा नहीं है। और जहां तक ये आपके ये सारे मुद्दे थे, महंगाई के, कानून व्यवस्था के, ये सारे जो प्रदेश के मुद्दे, हर क्षेत्र में हमारी सरकार काम कर रही है। प्रदेश के मुद्दे हैं, हर मुद्दे पर सरकार काम कर रही है। मैं हुड्डा जी से पूछना, ये कांग्रेस अपने आप को स्पष्ट नहीं कर पा रही है। कर दिया ना स्पष्ट। वो शब्द दर शब्द स्पष्ट है। नहीं, वो शब्द दर शब्द स्पष्ट है। वो एक एक मुद्दा लेकर आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए। आपको कहाँ स्पष्ट नहीं दिख रही है, आप बताएं। मैं वही बात कर रहा हूँ कि जब तीनों कानून बने थे उसमें इनके पंजाब के मुख्यमंत्री उसके मेंबर थे। पंजाब के मुख्यमंत्री उसमें मेंबर थे, वहां पर इन्होंने विरोध नहीं करा। आज अपनी ओछी राजनीति के लिए विरोध कर रहे हैं। किसानों के कंधे पर बंदूक चलकर के धर के, चलिए ठीक है, मान लिया सर, मान लिया आपकी बात, ठीक है। कांग्रेस ये काम कर रही है, मान ली बात। किसान विरोध कर रहे हैं, उसका क्या? किसान नाराज है, उसका क्या? आप लोगों के कोई कार्यक्रम नहीं होने दे रहे किसान, उसका क्या? जेजेपी नहीं निकल पा रही है, बाहर लोगों के बीच में नहीं जा पा रही है, उसका क्या? आपको जो सपोर्ट करने वाले निर्दलीय विधायक है उनका विरोध हो रहा है, उसका क्या? क्या ये भी कांग्रेसी हैं? नहीं, कांग्रेसी का मतलब नहीं है। कांग्रेस ने हमारे भोले भाले किसानों को बहका करके, जो किसानों के कंधे पर बंदूक धर के राजनीति कर रही है, आज यही कांग्रेस जो विरोध कर रही है, इसने अपने टाइम पर एमएसपी का कानून क्यों नहीं लागू करा? यही कांग्रेस अगर विरोध कर रही है तो मैं वही बात आपसे ये कह रहा था कि इसीलिए तो लाए ना सर कि 2010 में तो चुना ना। हम कांग्रेस से नहीं पूछेंगे, आप बेहतर जानते हैं। जो सत्तासीन होते हैं सवाल उनसे पूछे जाते हैं। आप जब विपक्ष में थे आप भी विरोध करते थे सर, वो तस्वीरें हम भूले नहीं है कि आप कैसे हक की आवाज उठाते थे और तब कांग्रेस भी कहती थी कि आप विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं। ये कोई जवाब नहीं हुआ। जवाब में समाधान दिखना चाहिए, चाहे वो दूर ही दिखे लेकिन दिखना चाहिए। हाँ, अनामिका जी मैं वही बात कह रहा हूँ कि हरियाणा में इनके टाइम में धान 9.5 रुपए किलो खरीदा जाता था 2010 में, और आज 2021 में 19 रुपए किलो खरीदा जा रहा है। दुगनी कीमत दे करके हम किसानों का धान खरीद रहे हैं। लगभग दुगनी कीमत दे करके हम किसानों का गेहूं खरीद रहे हैं। लगभग 3 गुनी कीमत दे करके किसानों की अरहर खरीद रहे हैं। बहुत बढ़िया। लगभग 3 गुनी कीमत दे करके किसानों की मूंग खरीद रहे हैं। जब आप खरीद रहे हैं तो दे दीजिए लिखित में। नहीं, देख, ये खरीद रहे हैं।
हम इनको इतने रेट पर खरीद रहे हैं, ये नहीं दे पाए। आज ये किसानों को बहका करके, जब इनका राज था तब ये किसानों को अधिक मूल्य पर खरीदारी कर सकते थे। मैं एक बार फिर आरके आर्य के पास जाना चाहूंगी। आ रही हूँ अनिल गोयल जी, आ रहे, रुक जाइए। आरके आर्य साहब, पहले तो आपने जो तमाम मुद्दे उठाए उसका जवाब मिला क्या? अब गेहूं के बाद ये धान पर आए हैं अनिल गोयल, इस पर भी बोलिए। वाला था, अगर आप उस पे 4%, 4.5% का इन्फ्लेशन ऐड करेंगे, वो बैठता है 23 रुपए, इसीलिए 19 रुपए खरीद रहे हैं तो 4 रुपए कम दे रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, क्या मैं वैसे कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स जो है ऑल इंडिया की किसी भी पार्टी की समझता हूं, इसीलिए मैं इकोनॉमिस्ट हूं और नेशनल इकोनॉमिस्ट हूं। इसीलिए ये जो धान के प्राइस दे रहे हैं ये एहसान नहीं कर रहे, किसानों को 4 रुपए कम दे रहे हैं। क्योंकि जब एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन प्राइस बनाता है तो वो देखता है कि कहीं पब्लिक को प्राइस महंगा ना पड़ जाए और इंपोर्ट की कीमत कहीं कम ना हो जाए, इसीलिए वो प्राइस सेट करके रखता है कि ये सारा का सारा जो प्रोडक्शन है विद इन द कंट्री कंज्यूम हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, जब ये कह रहे हैं कि एमएसपी क्या कांग्रेस ने दिया, कांग्रेस की ये पॉलिसी कहीं नहीं थी, शरद पवार जी की ये पॉलिसी थी कि एपीएमसी का जो दायरा है वो और बढ़ाना है ताकि एमएसपी लग पाए। बीजेपी एक गाथा गा रही है, क्या एमएसपी उन्होंने दिया? उन्होंने एमएसपी नहीं देना था जब तक मंडियां ना बने, परंतु अब मंडी का काम रास्ते में छोड़कर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो इसीलिए जो कॉर्पोरेट सेक्टर है 2-4 गिने चुने हैं, जैसे आपका टेलीकॉम पूरा प्राइवेट में चला गया, जियो में चला गया, एयरपोर्ट सारे अदानी के पास चले गए और जितने सरमाएदार हैं उनके पास चला जाए, इसीलिए क्या जरूरत है डेवलप करने की? तो वो कारणों से इन्होंने रिफॉर्म किया है ताकि ये वाला जो बर्डन है इनके ऊपर, बीजेपी के ऊपर ना आए। करना चाहिए परंतु उसको ग्रेजुअली करना चाहिए, कम से कम 7-8 साल ट्राई करते करते। पहले 23 फसलों की एमएसपी आपने अनाउंस करते हैं, 2 में देते हैं वीट, और उसमें शुगर केन के अभी भी 18,000 करोड़ जो है पेंडिंग में है, वहां पर भी एमएसपी नहीं मिल रहा, ना वहां पर पूरा प्राइस मिल रहा है। तो जो 3-4 मिलेट है, बाजरा है, मकई है, ये है, इसको ऐड करते, जैसे भावांतर स्कीम इन्होंने हॉर्टिकल्चर में लगाई थी, अब मध्य प्रदेश दे रहा है इसीलिए क्योंकि मंदसौर के बाद, वहां पर सुसाइड के बाद सरकार संभल गई, उन्होंने भावांतर स्कीम, जो भाव के अंदर अंतर होता है उसे भावांतर स्कीम कहते हैं, इन्होंने सब्जियों में लागू की। तो जो मस्टर्ड ऑयल है, जो रेपसीड ऑयल है, उस पे जो 6-7 क्रॉप हरियाणा में भी होते हैं, तो क्या दिक्कत थी, उसको कर सकते। परंतु क्योंकि ये हरियाणा गवर्नमेंट बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज को कॉपी करेगी, उस वजह से चाहे नुकसान हो तो नुकसान हुआ है, तो इसीलिए वो कांग्रेस जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है। ये प्रोटेस्ट करने के जल्दी से जवाब ले लेती हूँ, आ रही हूँ फिर आर्य साहब, जवाब ले लेती हूँ, फिर नहीं तो ये मुद्दा रह जाएगा। सर, भावांतर भरपाई सुना आपने? कॉल कट गई थी। भावांतर भरपाई को लेकर आरके आर्य सवाल पूछ रहे हैं कि सब्जियों पे लागू की, लेकिन मस्टर्ड ऑयल और तमाम और भी दूसरे जो खाद्य पदार्थ हैं आप उस पर लागू करेंगे तो किसानों को बल मिलेगा, मजबूती मिलेगी, एक ढांढस बंधेगा कि हाँ ठीक है, हमें सही मूल्य मिल रहा है। भावांतर भरपाई अच्छी योजना लेकिन ना काफी। अनिल गोयल फोन पर हैं आप? चलिए, एक बार फिर डिस्कनेक्ट हो गए। आरके आर्य सर, आप अपनी बात पूरा करें, हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जवाब के लिए। इनको चाहिए, मैं 2-3 बातें कहूंगा। ये जो आयुष्मान भारत स्कीम है ये काफी सफिशिएंट नहीं है। इनको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जैसे कर्नाटका में है और जैसे हैदराबाद में है सरकारी, उस तरह के बढ़ाने पड़ेंगे ताकि ये जो नीचे तबके के लोग हैं उनको स्ट्रगल करना पड़ता है प्राइवेट हॉस्पिटल में, और उनके परिवार के सदस्य खोए जाते हैं क्योंकि जब भी कोई सीरियस डिजीज होती है। इसलिए इस पे हेल्थ पर लगातार काम करने की जरूरत है। एजुकेशन पर ये ना दिखाएं कि हमने बिल्डिंग बना दी है, वो बिल्डिंग वेस्ट जा रही है, तो आपने लगा दिया वो वेस्ट जा रहे हैं। आप सभी से पूछ लीजिए स्टूडेंट से कि आप कौन से स्कूल में पढ़ना चाहते हो, वो ये कहते हैं कि हम फला स्कूल में पढ़ना चाहते हैं,
तो किसी भी स्कूल की विलेज लेवल, टाउन लेवल पे 1,500 या 18 फीस नहीं है। इसीलिए जो शेड्यूल्ड कास्ट के बच्चे हैं या निम्न स्तर के बच्चे हैं, जो लो इनकम ग्रुप के हैं, आप उनको छूट दे दीजिए कि ये लीजिए फीस और आप वहां पढ़ लीजिए। जबकि इनका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है एजुकेशन के ऊपर और रिकरिंग एक्सपेंडिचर जो उसके ऊपर है वो बहुत ज्यादा है। फीस से खाली दे के ये छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं इन दोनों बातों का जवाब लेकर आती हूँ। अनिल गोयल, आवाज पहुंची? हाँ, बिल्कुल आ रही है। चलिए, एजुकेशन पर तो बोली दीजिए। इससे पहले भावांतर भरपाई पर आपसे जवाब चाह रहे थे कि केवल सब्जियों पर और कुछ चुनिंदा सब्जियों पर ही क्यों, इसका दायरा क्यों नहीं बढ़ा रहे आप लोग? अनामिका जी, मैं उनकी बात तो नहीं सुन पाया पूरी तरीके से, बीच में से डिस्टर्ब हो गया था। यही थी उनकी बात, मैंने ब्रीफ कर दिया। हो चाहे शिक्षा की, हाँ, तो इसके लिए जो चीज है वो हम कर रहे हैं और धीरे धीरे इसके दायरे भी बढ़ा रहे हैं। आप ये देखेंगे एमएसपी में भी हमने दायरा बढ़ाया है, हमने एमएसपी के अंदर भी चीजों को और जोड़ा है। मैं जो एक बात आपसे पहले भी कही थी, एकदम सब कुछ नहीं हो सकता, धीरे धीरे ही चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा। और हम चाहे भावांतर योजना हो, चाहे एमएसपी की योजना हो, हर चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या भावांतर भरपाई इतनी बड़ी चीज थी सर कि इसके लिए अभी भी आप ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे करेंगे? सर, ये रफ्तार बहुत ज्यादा धीमी नहीं है क्या? नहीं, और दूसरे कार्यकाल में क्या आपको ये कहने का हक है कि एकदम से कुछ भी नहीं हो सकता? अपने ही दूसरे कार्यकाल में आप कह रहे हैं कि एकदम से कुछ नहीं हो सकता, इसे कैसे हम गले से नीचे उतारे? अनामिका जी, कोविड काल आया है, ये सबको पता है। आवाम के लिए भी आया है ना, किसान के लिए भी आया है, मजदूर के लिए भी आया है। नहीं, सुन तो लो आप अनामिका जी, ये जो पूरे विश्व की त्रासदी हुई है, विश्व त्रासदी इसे कहेंगे, और ये सब पर है। ये हिंदुस्तान के हर नागरिक से लेकर सरकार पर भी है। तो जब दोनों सरकार पर भी है और आम आदमी पर भी है, तो सबको बैलेंस बना करके चलना पड़ेगा। हर चीज को ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा। एक ही चीज को ध्यान में रख करके नहीं चला जा सकता। सरकार के भी अपने काम करने के तरीके हैं, सरकार के भी काम करने के नियम है, जिसके नियम के अनुसार सरकार को चलना होगा। सरकार को हर फील्ड में काम करना होगा। किसी एक फील्ड को भी हम अछूता छोड़ देते हैं तो वही फील्ड पिछड़ जाएगा। इसलिए किसी भी फील्ड में ना अछूता ना छोड़ा जाए, हर फील्ड को आगे रख करके चला जाए। और मैं जब एक बात फिर कह रहा हूं कि आपकी एक धान के और गेहूं की बात नहीं है, मैं लगभग सभी जिन्सों के बारे में कह सकता हूं जिसके अंदर हमने एमएसपी के रेट बढ़ाए हैं। एमएसपी के खरीदारी के मार्केट बढ़ाई है, जहां तक अधिक से अधिक इनकी खरीदारी हो सके। हमेशा खरीदारी अधिक से अधिक, हर बार हम खरीदारी बढ़ा रहे हैं। हर बार किसान की खेती में पानी पहुंचे, जल पहुंचे, किसान खेती में जल की दिक्कत ना हो, इस बात की चिंता भी ये सरकार कर रही है। गरीब से गरीब आदमी के मकान बने, उसके सिर के ऊपर छत हो, इसकी भी सरकार चिंता कर रही है। जिसके पास मकान नहीं है उसको भी मकान मिले, सरकार इसकी भी चिंता कर रही है। हर गरीब को रोजगार मिले, सरकार इसकी भी चिंता कर रही है। सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है और हर क्षेत्र प्रॉब्लम ये है ना अनिल गोयल की केवल चिंता करने से बात बन नहीं रही है। ऐसा नहीं है कि आपने काम नहीं किया, आपने बहुत अच्छा काम किया है। विकास की गति में प्रदेश बढ़ा है आगे, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सबका साथ सबका विकास वाले लोग इस बात का भी जवाब दे कि जब आप ये कहते हैं, जब अनिल गोयल हरियाणा न्यूज पर बैठकर ये कहते हैं कि हम हर सेक्टर को साथ लेकर चलना चाह रहे हैं और हम प्रयासरत हैं, हम हर सेक्टर के लिए विकास के काम कर रहे हैं, तो ये जवाब दे अनिल गोयल कि फिर इतने धरने प्रदर्शन क्यों, इतनी नाराजगी क्यों? अनामिका जी, मैं एक बात और अभी मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि फीस के मामले में कि सरकार का खर्चा कहीं ज्यादा आता है और सरकार प्राइवेट स्कूलों में फीस कुछ कम है, सरकार एक मुश्त कुछ फीस उनको दे दे, बच्चों को दे दे, बच्चे उसको जमा करा ले, किसी भी स्कूल में पढ़े। निश्चित तौर पर ये योजना जो कह रहे हैं बहुत अच्छी योजना है, लेकिन क्या ये योजना कांग्रेस के जो जहां प्रांत है, जहां कांग्रेस शासित प्रांत है, क्या उस योजना पर काम करने के लिए तैयार? मतलब बीजेपी कांग्रेस को फॉलो करेगी? मैंने कई बार सुन लिया सर, मतलब बीजेपी कांग्रेस को फॉलो करना चाहती है ना, जो कांग्रेस करेगी वो हम करेंगे। आप मेरे नहीं तो फिर आप क्यों बात कर रहे हैं? आप बताइए ना, आप क्या लेकर आ रहे हैं, आप वो बात कीजिए। अरे
अनामिका जी, मैं ये कह रहा हूँ, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। मेरी बात को सुन लें। हाँ। ये बहुत अच्छी बात है और तुरंत व्यंग भी कर रहे हैं। और ये बात एक तरफ फैसला नहीं हो सकता, सर्वदलीय बैठक में फैसला हुआ। हाँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ सर्वदलीय बैठक में हुआ। हाँ। क्या कांग्रेस इस बात के लिए तैयार है? पूरे हिंदुस्तान में ये बात लागू हो जाए कि हम जो है डायरेक्ट बेनिफिट बच्चों को दें, और डायरेक्ट निश्चित तौर पर ये बात मैं बिल्कुल मानता हूँ, इनकी बात को मानता हूँ। चलिए, आपने कांग्रेस से सवाल पूछ लिया, कहीं अधिक तो खर्चा केवल होता धिंगड़ा है, हमारे साथ जुड़ गए सरकार हैं। केवल धिंगड़ा जुड़ गए, आपको जवाब देंगे। केवल साहब डिस्कनेक्ट हो गए, दोबारा जोड़िए। जब तक जुड़ते हैं आप अपनी बात पूरा कीजिए। गोयल जी। अनामिका जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो चीज है, क्योंकि शिक्षा का मामला है, पूरे हिंदुस्तान का मामला है, और ये पॉलिसी लागू हो जाए तो निश्चित तौर पर सरकारों का खर्चा भी कम होगा, और हर बच्चे को अपनी मनमर्जी के हिसाब से स्कूल को ज्वाइन करने का अधिकार होगा। वो उसके कंपटीशन के बाद में निश्चित तौर पर जो आज सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ाई नहीं होती, अगर आपको ये इतना ही बेनिफिशियल लग रहा है तो आप इस दिशा में कब कदम आगे बढ़ाएंगे? नहीं, तो इस दिशा में कब कदम आगे बढ़ाएंगे, मैंने आपको ये विषय जो है वो सर्वदलीय बैठक में सब जगह सलाह लेकर के काम करने का विषय है। मैं उनके अच्छे सुझाव का स्वागत कर रहा हूँ। क्या जवाब मिला आपको? आपके टीवी के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों को आह्वान पहले भी 2 बार कर लिया। क्या जवाब मिला आपको? नहीं पता, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये बड़ा जरूरी भी है। आंध्र प्रदेश के सारे स्कूल जो है, लगभग 800 स्कूल जो है वो अपग्रेड कर दिए गए हैं, और वहां पर खाना मिलेगा। दिल्ली ने सारे स्कूल अपग्रेड कर दिए हैं, प्राइवेट से लोग सरकारी स्कूल जा रहे हैं। उन्होंने जो स्कूल का तंत्र था उसको सुधार लिया। जो तमिलनाडु के अंदर भोजन और दवाई और स्कूल की व्यवस्था जो है वो सबसे ज्यादा बढ़िया है पूरे भारत के अंदर, क्योंकि जयललिता ने उसको सुधार लिया। तो यही वाला कार्य यहाँ भी किया जा सकता है कि जो फार्मेसी के स्टोर हैं उसको खोल दिया जाए, और गरीब आदमी जो राशन कार्ड जिनके पास है, बीपीएल का कार्ड है, वो जाएं और फ्री में मेडिसिन ले लें। और या तो स्कूलों को सही अपग्रेड कर लो, उसका या तो स्टैंडर्ड ठीक कर लो, या फिर उनको फीस दे दो कि जहां पे मर्जी पढ़ो, ताकि चैलेंज बनेगी सरकारी स्कूल वालों को, टीचर्स के लिए, कि या तो हम अच्छी पढ़ाई करा लें या फिर यहां से स्टूडेंट जाएंगे तो कल को गोल्डन शेक हैंड में वॉलंटरी रिटायरमेंट देके खत्म करो। तो जब भारत सरकार ये कहती है कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन द बिजनेस, सारे पब्लिक सेक्टर बिकने जा रहे हैं, स्टेटों के भी बिके, तो ये जरूरी है कि स्कूल्स को चलाना या हेल्थ को चलाना इनको भी बंद कर दो, और प्राइवेट पार्टनरशिप में जो है, अभी गुजरात का एक मॉडल देखिए। गुजरात में जो 7 गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज है, मैं उसकी बात बता रहा हूं। सहयोग जो है वो चलता है बीजेपी मेडिकल कॉलेज, जो सींचा है नरेंद्र मोदी ने। वहां पर अगर आप जाएंगे तो 2000 रुपए लगते हैं एमआरआई के, और यहाँ पर लगते हैं 7000 रुपए, और बड़े सिलेक्टिव है। अगर मान लो प्राइवेट में करते हैं, जो गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। पिछले दिनों मनोहर लाल जी ने कोशिश की है कि उसको अपग्रेड कर दिया जाए कि सीटी स्कैन और एमआरआई की, परंतु वो अभी वर्क अधूरा है, कोरोना की वजह से स्पेंडिंग नहीं हो पाई, जिसके कारण ये अभी अधूरा है। तो अगर सबके लिए हेल्थ एजुकेशन और लड़कियों की एजुकेशन और लड़कियों का स्किल और स्किल इन जनरल अगर ये ठीक ठाक कर लेते हैं, मैं इनको विश्वास दिलाता हूं। मैं हरियाणा का ही पढ़ा हुआ हूं और हरियाणा में ही प्रोफेसर हूं यूनिवर्सिटी के अंदर। ये काफी इनको राहत मिलेगी, ग्रोथ भी होगी, परंतु कोई दुखदाई भी नहीं होगा। ये सारी चीजें, ये छुटपुट स्कीम्स कर लेना कि हमने हाउसिंग दे दी, उनको छत के लिए रिपेयरिंग दे दिए, सारे दिखनंगे थोड़ी ना है यहाँ पर। हम तो ठीक रहेंगे और दूसरे कब राइज करेंगे। शेड्यूल कास्ट और अपना लिटरेसी लेवल का फर्क देख लीजिए। 20 लाख लोग शेड्यूल का, 20 लाख से भी ज्यादा जो है 40 लाख इस कंट्री के अंदर शेड्यूल का, इस स्टेट के अंदर शेड्यूल कास्ट है, उनका स्तर देख लीजिए, और जनरल कैंडिडेट का देख लीजिए, माइग्रेंट्स का देख लीजिए। कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, सिर्फ क्या है कि मेड का काम करती हैं, वो 8-10 हजार की जो इनकम होती है उसी से सिर्फ खाना उना हो सकता है, और स्लम में रह रहे हैं। अब अगर गोयल साहब जाए तो गुड़गांव और फरीदाबाद और पंचकुला की जरा स्लम देख लीजिए,
पूरे का पूरा जो है वो एनजीओ के हवाले किया हुआ है कि फिर एनजीओ को ग्रांट दे दीजिए। तो एनजीओ की ग्रांट अभी जो है वो बंद कर दी सरकार ने, क्योंकि हर एक के ऊपर डाउट जाता है। तो फॉरेन ग्रांट जो आती थी वो सारी बंद कर दी। उसके लिए कम से कम आपको एक थैला भर के डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। तो आप रुकावटें मत करें, आप ह्यूमन डेवलपमेंट करो, एजुकेशन, विमेन एजुकेशन को ध्यान में रखो, विमेन एम्प्लॉयमेंट को गति दो, स्किल, जहां पे सॉफ्ट स्किल की बात है वहां पर विमेन एजुकेशन को प्रायोरिटी दो। तो इक्वालिटी जहां पे आती है वही सरकार अच्छी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और अनिल गोयल, आप सुझाव मांग रहे थे, बहुत बेहतर उम्दा सुझाव दिए जा रहे हैं। इन सुझावों को किस तरह से आप बजट सत्र के दरमियान रखेंगे और कितना खूबसूरत, कितना उम्मीदों वाला और कितना स्वागत करने योग्य यह बजट होगा, ये हम भी देखेंगे। चले, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत धन्यवाद।